हेलो स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वैद्युत रासायनिक सेल को पढ़ लेते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं और उन वैद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मानक वेस्टर्न सेल। और मानक वेस्टर्न सेल से किस तरह से इलेक्ट्रोड विभव की ईएमएफ का मापन किया जाता है वो सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ के मापन के लिए बताया कि ईएमएफ का जो मापन है किसी भी अणु की ईएमएफ का मापन हमें एसएचजी के द्वारा भी कर सकते हैं और उससे सही मान नहीं आता है कारण थे। और उसके सही मान ज्ञात करने के लिए मानक वेस्टर्न सेल बनाया गया। उस मानक वेस्टर्न सेल से ईएमएफ की गणना की जाती है। और उसके बाद में विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए नेरनेस्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे नेरनेस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो पढ़ेंगे आज नेरनेस्ट समीकरण। नेरनेस्ट समीकरण यानी विद्युत वाहक बल के मापन के लिए दी गई ईएमएफ के मापन के लिए समीकरण प्रस्तुत की गई। जैसे हमें किसी भी एक अपचयन अभिक्रिया के ऊपर विचार करें, जैसे m प्लस, अब प्लस प्लस एक भी हो सकता है, प्लस दो भी हो सकता है, इसलिए n लिख दिया m प्लस n। यहाँ एक दो तीन कुछ भी हो सकती है। प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे अपचयन के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, यहाँ n लिखे, यहाँ भी कितने लिखिए n लिखिए। उसके बाद में m s धातु गणित सॉलिड इलेक्ट्रॉन ग्रहण, यहाँ पे किए इक्विलिब्रियम यहाँ। तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं अपचयन अभिक्रिया। और इस अपचयन अभिक्रिया के लिए तो एसएचजी के आधार पे इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जाती है। तो इनके नेरनेस्ट समीकरण इस तरह इसके लिखी जाएगी। तो नेरनेस्ट समीकरण क्या होती है, इलेक्ट्रोड विभव या ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ लोग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। क्योंकि इक्वेशन ए सेल बराबर ए नोट सेल आर टी बटे एन एफ इंटी आई एन या लोग एक प्रकार का जो कि 2.303 लोग 10 के बराबर होता है। यहाँ आई एन जो लिखा है वो होता है 2.303 लोग इसके बराबर होता है। उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कार्य की सांद्रता लिखे हम। अब ये जो हमने इक्वेशन समीकरण लिखी है इसके आधार पे हम इसकी नेरनेस्ट समीकरण बनाएंगे, अपचयन अभिक्रिया की नेरनेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ हम जान ले कि कौन कौन है। ई सेल कौन है, इलेक्ट्रोड विभव यहाँ ईएमएफ सेल का ईएमएफ। ई नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है, नोट लगाया। आर गैस स्थिरांक, इसके वैल्यू 8.314 है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। टी परम ताप है जो कि 298 केल्विन होगा। एन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की संख्या, जैसे यहाँ एन इलेक्ट्रॉन लिखे, जैसे यहाँ दो होते तो यहाँ भी दो लिखे तो एन की जगह कितना आ जाता है, यहाँ 2 है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की संख्या है। और एफ है फैराडे, और एक फैराडे होता है 96,500 कूलम। उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कार्य की सांद्रता ये होती है। अब उत्पाद कौन बना है और क्रिया कार्य कौन है, एमएन प्लस। अब उत्पाद जो बना वो एक ठोस धातु बनी है और ठोस की जो सांद्रता होगी वो इकाई मानी जाती है। यानी कि यहाँ एम जो बना, एम सॉलिड धातु, उसकी सांद्रता कितनी है, 1 से इकाई मानेंगे। तो इनकी सांद्रता परिवर्तन किसमें होगा, केवल आयनों में होगा। तो यदि कोई ठोस है तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए हम इस अपचयन अभिक्रिया के लिए नेरनेस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो सी सेल बराबर लिखेंगे ई नोट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ आई एन। उत्पाद कौन है, एम बटे क्रिया कारक कौन है, एम एन प्लस ये होता है। और बताया उत्पाद कौन है, सॉलिड, एम सॉलिड है तो उसकी सांद्रता कितनी है, इकाई है। तो इस एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये अपचयन अभिक्रिया की हो गई
नेरनेस इक्वेशन हो गई। तो यानी कि ये अपचयन विभव है कि मानक इलेक्ट्रोड है किसको मानते हैं, अपचयन विभव को। यहाँ अपचयन के लिए लिखा, ऑक्सीकरण के लिए यहाँ जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का आ जाएगा। जैसे वो उसको काम में ले लेंगे तो रूप से इसी को भरना है, क्योंकि जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण होगा तो क्रिया उल्टी होगी, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे तो ये क्रिया कारक हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा। चार्ज माइनस का है तो वहां प्लस का हो जाएगा, लेकिन यही पढ़नी है मेरे से। अब ये तो होगी ये सबसे क्रिया के लिए रहना इक्वेशन। अब यदि इस आयन को हटा दिया जाए तो आयन हटा के क्या लिखेंगे, 2.303 लोग लिखेंगे। ई सेल ई नोट सेल माइनस RT बटे NF। आयन हटाएंगे तो यहाँ कितना 2.303 गुणा करना पड़ेगा, 2.303 RT बटे N लोग 1 बटे Mn प्लस। अब F एक फैराडे है, F है एक फैराडे जो कितना होता है 96,500 कूलाम होता है। R गैस स्थिरांक है जो होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T ताप है, परम ताप जो कितना होता है 298 केल्विन होता है। यदि इन तीनों की R, T और F इन तीनों की वैल्यू रख दें तो फिर क्या आएगा, तो इन तीनों की जब वैल्यू रखी जाती है तो उसके बाद में ए सेल बराबर आता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे N लोग 1 बटे Mn प्लस। तो ये नेरनेस इक्वेशन जब R की, T की और F और आयन की जगह क्या कर दिया है, लोग कर दिया है, जब रख दिया जाए तो उसके बाद में ये समीकरण का, तो ये समीकरण होगी नेरनेस इक्वेशन। ठीक है, ये तो इस अपचयन अभिक्रिया के लिए। यदि ना लिखे तो लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कार्य की सांद्रता। ध्यान रहे उत्पाद यदि एक ठोस एक आयन है तो सांद्रता किसकी लिखी जाए, केवल आयनों की लिखी जाएगी, ठोस की इकाई होती तो वो ना लिखेंगे। अब डैनियल सेल को पढ़ा था, डैनियल सेल। यदि हम डैनियल सेल के लिए नेरनेस इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि डैनियल सेल में अभिक्रिया जो होती है Zn प्लस Cu प्लस 2 Zn प्लस 2 प्लस C, ये समीकरण उसकी हमें नेरनेस इक्वेशन लिखेंगे तो ई सेल बराबर लिखेंगे ई नोट सेल माइनस RT बटे N, या डायरेक्ट क्या लिख दें 0.0591 बटे N लोग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कार्य की सांद्रता। उत्पाद कौन है Zn प्लस 2 और Cu, सांद्रता किसकी लिखेंगे केवल Zn प्लस 2, Zn प्लस बटे क्रिया कार्य कौन है Zn प्लस Cu प्लस 2, तो किसकी लिखेंगे केवल Cu प्लस 2, Cu प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज N की वैल्यू कितनी है, देखो Zn कहाँ गया प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए, कॉपर प्लस 2 से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है 2 का, तो N की जगह कितना रख सकते हैं हम 2 रखें। तो ये होगी डैनियल सेल की के लिए नेरनेस के समीकरण। यदि इनकी सांद्रता भी लिखी होती है, जैसे क्वेश्चन में लिखी होती है यहाँ 0.0001 या लिखी होती है इसकी मान लीजिए 0.002 कुछ भी वैल्यू लिखी होती तो हमें कॉपर प्लस 2 की जगह क्या लिख देते 0.002, Zn प्लस 2 जगह 0.001 और ई नोट सेल का मान भी दिया होता तो उस पूरी को याद भी कर देते, वैसे काफी याद नहीं। तो ये तो होगी डैनियल सेल के लिए नेरनेस समीकरण। तो नेरनेस समीकरण समझ लो कि नेरनेस समीकरण क्या है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT बटे N इंटीग्रेशन उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कार्य की सांद्रता। आयन लिखेंगे, आयन की जगह लोग लिखेंगे 2.303 लोग आ जाएगा। R की वैल्यू पता है, T की पता है और F की पता है, सबकी वैल्यू लिख देंगे तो मान आएगा 0.0591 ये होगी। अब एक कोई न्यूमेरिकल लें जो नेरनेस समीकरण के आधार पे, तो जैसे सन है Mj सॉलिड प्लस में Ag
2Ag प्लस 0.0001 मोलर। अगर है Mg प्लस 2.130 मोलर का प्लस 2Ag सॉल्वेंट। इस अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इनोड सेल 3.17 वोल्ट है। तो ईएमएफ या ई सेल या सेल विभव की गणना कीजिए। अब इसकी गणना करनी, क्वेश्चन लिखे हम ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 कोणैन लोग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक। उत्पाद कौन है यहाँ Mg प्लस 2 और Ag। Ag के लिखेंगे नहीं, किसके लिखेंगे आयन Mg प्लस 2, तो Mg प्लस। क्रिया कारक में कौन है Mg और Ag, तो कौन है Ag प्लस। ठीक है। अब एक Ag के आगे कितने मोल लिखे हैं, 2 मोल लिखे 2 मोल। मोल कहां लिखे जाएंगे, घातांक के रूप में लिखे जाएंगे। अभी क्लास में पढ़ा था द्रव्यमात्रा क्रिया नियम से साम्य अवस्था वाले पाठ के अंदर, वही है यहाँ पे। तो मोल कहां लिखे जाएंगे, घातांक के लिख दिएगा। अब Mg प्लस 2 की सांद्रता भी दे रखी है और Ag प्लस की भी सांद्रता दे रखी है। मान रखें n इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की संख्या, तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ, Mg प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिए। Ag प्लस से 0 में गए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन मोल कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो n की जगह कितना आएगा 2 आ जाएगा। ई सेल बराबर ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई 3.174 है, लिखेंगे यहाँ 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह 2 लोग। उत्पाद कौन है Mg प्लस 2, सांद्रता है 0.130 बटे क्रिया कारक है Ag प्लस, इसकी सांद्रता है 0.0001 की घातांक 2। उसके बाद में ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लो। इसको लिख दिया हमने 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस, भाई हमने पॉइंट यहां लगा दिया, तो 10 की पावर माइनस 1 से उड़ा। नीचे अब इसको 1 लिखे, हम 1 लिखेंगे तो 1 2 3 4, 10 की पावर माइनस 4 से गुणा करना पड़ेगा। 10 की पावर माइनस 4 से, लेकिन स्क्वायर है तो 10 की पावर कितनी होगी माइनस 8 होगी, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर माइनस 8 को ऊपर लेके जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 8 प्लस की हो जाएगी। एक माइनस की है, वो कितनी बचेगी 10 की पावर प्लस की 7 बच जाएगी। पी सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0591 लो, ऊपर लेके गए 1.3 इंटू 10 की पावर 7। अब इस लो को सोल्व करें। ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब 10 की पावर 7 आगे ले आए, अब पावर 7 है तो 7 लिख दिया, किसकी है वो log 10। log कितना है 1/3 और log 10 की पावर 7 में आगे लिख दिया, log कितना है 10, तो 7 log 10 प्लस log 1. log 10 एक मान है तो 7 लिखेंगे यहाँ। ई सेल बराबर हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, 7 गुणा 1 तो 7 हो गया। log 1.3 का मान होता है 0.113, ये वैल्यू जोड़ दिया तो 7.113। जब इसके अंदर भाग देंगे तो इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो मान आएगा 2.96 वोल्ट। तो इस तरह से इस सेल की गणना कर लेंगे। तो इस तरह से इस अभिक्रिया के अंदर जो जो सेल लिया है, तो अभिक्रिया किसकी है, एक वैद्युत रासायनिक सेल की, इसके अंदर
एक एनोड है एक कैथोड है, जिससे इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं वो एनोड यानी कि Mg से Mg प्लस को एनोड के रूप में लिया है, Hg प्लस Hg कैथोड के रूप में लिया गया है। तो जैसे वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर ईएमएफ की गणना करेंगे तो नैनस इक्वेशन से इसका ईएमएफ कितना आएगा 2.06 वोल्ट आएगा। इसकी मानक इलेक्ट्रोड है 3.17 है, तो ये वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो नैनस इक्वेशन से यदि ईएमएफ की गणना करनी हो तो क्या क्या पता होना चाहिए हमें? एक तो ई नोड सेल, उत्पाद और क्रिया कारण दोनों की बस सांद्रता पता कितनी, तो उसके ईएमएफ की गणना की जा सकती है। तो इस तरह से इसके द्वारा ईएमएफ की गणना करते हैं। उसके बाद है नैनस समीकरण से ईएमएफ है साम्य अवस्था स्थिरांक में रिलेशन। देखो इक्वेशन लिखते हैं हम, पहले कोई एक रिएक्शन लिख दी, जैसे कोई भी एम एन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और एम ये लिखी। अब इसके लिए नैनस इक्वेशन क्या लिखी हमने? ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 1/mn प्लस। अब क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी आएगी, उत्पादों की सांद्रता वृद्धि आएगी। तो यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब दोनों तरफ सांद्रता क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, तो वो साम्य अवस्था की स्थिति होती है। तो साम्य अवस्था के ऊपर जो ई सेल की वैल्यू होगी, तो इनके विकिरण ना तो आगे चलेगी ना पीछे, तो ई सेल की जो वैल्यू आएगी, जो ईएमएफ होगा इलेक्ट्रोड होगा, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो यानी कि उस समय ई सेल क्या होगा? 0 होगा साम्य अवस्था के ऊपर। साम्य अवस्था के ऊपर ई सेल का मान 0 होगा, या हम इस समीकरण की बजाय हम डैनियल सेल की इक्वेशन ले लें, जैसे Zn प्लस यू प्लस Zn प्लस 2 प्लस सी और Zn प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस, ये ले लीजिए। अब क्या होगा? Zn की सांद्रता में कमी होगी, कॉपर प्लस 2 आयन कॉपर तो लेड धातु की सांद्रता के अंदर वृद्धि होगी, या फिर कहें कि Zn प्लस 2 आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और कॉपर प्लस 2 आयनों की सांद्रता कम होगी। लेकिन एक ऐसे स्टेज आएगी दोनों तरफ सांद्रता क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाए, तो वो साम्य अवस्था की स्थिति होती है। उस साम्य अवस्था के ऊपर ई सेल का मान कितना होगा? 0 होगा। ई सेल का मान 0 होगा, तो हम जब इस ई सेल का मान ऐसे नैनस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 बराबर ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस। जब सांद्रता इक्वल हो गई तो दोनों तरफ सांद्रता इक्वल हो गई, तो Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस, उसको क्या लिख देंगे? साम्य अवस्था स्थिरांक एससी के रूप में लिख देंगे। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था स्थिरांक एससी। माइनस में है तो बराबर करेंगे दोनों को, तो इसको इधर लेके आए, ई सेल ई नोट सेल बराबर किसके हो गया? 0.0591 अपॉन एन log इस, ये दोनों के मध्य रिलेशन आ जाए, तो मानक इलेक्ट्रोड और साम्य अवस्था स्थिरांक दोनों के अंदर रिलेशन आएगा, एन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की संख्या हो जाएगी। यदि हमें आर टी और एन एफ लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ई नोट सेल बराबर लोग लिखेंगे तो 2.303 आर टी बटे एन एफ लोग केसी। लोग लिखना चाहे तो इस 2.303 को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे? फिर आई, तो ये दोनों के अंदर रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया साम्य अवस्था स्थिरांक और ईएमएफ।
अलग इलेक्ट्रोड विभव के अंदर रिलेशन किसे नेक्स्ट समीकरण से, क्योंकि साम्य अवस्था इस तरह साम्य अवस्था के ऊपर जो इलेक्ट्रोड विभव सी सेल होगा वो कितना रहेगा 0 होगा, और ये साम्य अवस्था इस तरह हो जाएगा। अब आगे है विद्युत वाहक बल या EMF व गिब्स ऊर्जा। EMF व गिब्स ऊर्जा। अब कि जब कोई भी वैद्युत रासायनिक सेल के द्वारा वैद्युत कार्य किया जाएगा, इसे वैद्युत रासायनिक सेल के द्वारा क्या करेंगे, वैद्युत कार्य किया जाता है, तो उस वैद्युत कार्य के अंदर प्रवाहित किया गया आवेश कितना फैराडे एंड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की संख्या, उसमें प्रवाहित किया गया आवेश और इलेक्ट्रोड विभव इस दोनों के ऋणात्मक गुणनफल के बराबर होता है। कि वैद्युत रासायनिक सेल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य किसके बराबर होगा, NF व E सेल दोनों के ऋणात्मक गुणनफल के बराबर होगा। या फिर कह सकते हैं कि वो जो गिब्स ऊर्जा होगी, जो कार्य किया जा रहा है, वैद्युत कार्य किया जा रहा है, वो गिब्स ऊर्जा किसके बराबर होगी, -NF E सेल के बराबर। ये कौन सा वैद्युत कार्य है या गिब्स ऊर्जा है, डेल G। NF प्रवाहित आवेश है, E सेल इलेक्ट्रोड विभव है, दोनों का ऋणात्मक गुणनफल किसके बराबर होगा, वैद्युत कार्य के बराबर होगा या गिब्स ऊर्जा के बराबर होगा। मानक लिखेंगे तो इसे लिख देंगे डेल G नोट, इलेक्ट्रोड विभव कैसे हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, तो दोनों में रिलेशन आएगा। या N इलेक्ट्रॉन, उसी तरह एक्सचेंज की संख्या है, और F फैराडे और E नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और डेल G नोट मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, तो ये दोनों में रिलेशन आ जाएगा। यानी कि यदि डेल G नोट गिब्स ऊर्जा वैद्युत कार्य की गणना पूछी गई, मानक इलेक्ट्रोड का मान दिया है, फैराडे आवेश पता ही है 96,500 होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, तो डेल G नोट की गणना हो जाएगी। या फिर E नोट सेल, इससे डेल G नोट दे रहेगा, E नोट सेल याद करना तो भी हो जाएगा। तो ये तो हो गए EMF और गिब्स ऊर्जा के मध्य रिलेशन, ये हो गया। अब इस गिब्स ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक के मध्य रिलेशन निकाला जाए तो क्या होगा, देखो गिब्स ऊर्जा व साम्य अवस्था स्थिरांक में सम, अभी लिखा था हमने साम्य अवस्था स्थिरांक और इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, E नोट सेल बराबर RT बटे NF IN इस, ये समीकरण या क्या लिखी थी हमने, E नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन N log इस, कोई सी लिख कोई दिक्कत। रिलेशन निकाला था हमने साम्य अवस्था स्थिरांक और इलेक्ट्रोड विभव के मध्य, नेक्स्ट इक्वेशन से निकाला। अब हमें संबंध निकालना है गिब्स ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक Kc के मध्य। गिब्स ऊर्जा डेल G नोट और साम्य अवस्था स्थिरांक Kc, दोनों में क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो दोनों इक्वेशन से निकल के आ जाएगा कि देखो डेल G नोट बराबर है -NF E नोट और E नोट सेल बराबर किसके, RT बटे NF इंटीग्रेशन लॉग Kc के बराबर है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे E नोट सेल की, तो डेल G नोट बराबर आ जाएगा -NF। E नोट सेल के लिए क्या रखना हमें, RT बटे NF IN इस, NF से NF कैंसिल, डेल G नोट बराबर -RT IN इस वैल्यू।
इस आयन को हटा के हम 2.303 लोग लिख सकते हैं। तो डेल जी नोट बराबर आ जाएगा -2.303 RT लोग केस, ये मान लिया। तो ये हो गई डेल जी नोट, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, साम्य अवस्था स्थिरांक केस, दोनों के मध्य रिलेशन। तो डेल जी नोट ज्ञात करना है और क्या दिया है, साम्य अवस्था स्थिरांक का मान दिया है। तो ज्ञात कर लेंगे कि R तो फिक्स है 8.314 TB, परम ताप होगा 298 केल्विन, फिक्स लिखा भी होगा 298 केल्विन ताप के ऊपर साम्य अवस्था स्थिरांक का मान ये है, और इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात। तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये नैश इक्वेशन सामने जो भी संबंध थे वो सारे हो। उसके बाद में वैद्युत रासायनिक जो सेल है, उस वैद्युत रासायनिक सेल में बचा इसकी बैटरी, वो बैटरी को बाद में पढ़ाएंगे, उससे पहले वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ेंगे। बैटरियां दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। तो ऐसी होती है, एक बार इससे घड़ी या रेडियो के अंदर सेल होती है, एक बार यूज काफी बेकार हो गए। एक इन्वर्टर की बैटरी है या वाहनों के अंदर बैटरी होती है, दोबारा चार्ज हो जाती है, वो सब बैटरियां पढ़ेंगे। वो सब बैटरी क्या होती है, वैद्युत रासायनिक सेल ही होते हैं, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना है, वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ना है। उससे पहले पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। पढ़ लिया, पहले बताया भी था वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, कि वो सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, वैद्युत अपघटनी सेल होता है। उस वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थों को भराया जाता है, उसी के द्वारा आयनों का, वो उनके अंदर आयन होते हैं, उन्हीं के द्वारा विद्युत का प्रवाह हो पाता है। तो हमें वैद्युत अपघट्य के बारे में, क्योंकि जो विद्युत का जो प्रवाह है वो दो तरह के पदार्थों में होता है। एक तो होते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ और एक होते हैं धात्विक। धात्विक पदार्थों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका विद्युत का प्रभाव होता है। और वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो गलित अवस्था है, जलीय विलयन के अंदर आयन फ्री करते हैं, इसके कारण के अंदर विद्युत का प्रभाव होता है। तो हमें यहाँ वैद्युत अपघट्य पदार्थों को पढ़ना है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन होते हैं, कि जिनके अंदर आसानी से विद्युत का प्रभाव हो जाए, या जिनके अंदर विद्युत के द्वारा जो अपघटित हो जाए, जिनके अंदर आयनों के अंदर, वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। अब जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ अम्ल भी हो सकते हैं, क्षार भी हो सकते हैं और लवण भी हो सकते हैं। अब कोई कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रभाव बहुत ही तेज होता है, लेकिन कई होते हैं बहुत ही धीमे गति से होता है, या फिर इनके अंदर विद्युत धारा का प्रभाव बहुत ही कम हो पाता है। तो वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो कहते हैं हमें प्रबल वैद्युत अपघट्य, और एक होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से होंगे, कि वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिनके लगभग एक सामान्य तनुता के ऊपर 100% आयनन हो जाता है। थोड़ी बहुत बात एक ही फिक्स है, जैसा एक सामान्य तनुता के ऊपर बहुत बात उसके अंदर पानी मिलाया है, उसके ऊपर यदि उसका 100% आयनन हो गया तो वो कौन है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl हो गया, ACl हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, तो ये सारे के सारे कौन है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, जिनका सामान्य तनुता के ऊपर लगभग 100% आयनन हो जाता है, या फिर पूर्ण रूप से वो वियोजित हो जाते हैं, तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। एक होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो दुर्बल कौन से होते हैं, कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिनका अनंत तनुता, कि बहुत ज्यादा उसके अंदर पानी मिलाया उसके बाद उसका पूर्ण रूप से आयनन हो पाता है। क्योंकि सामान्य तनुता के ऊपर उनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, लेकिन अनंत तनुता के ऊपर जाकर उनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जिसे CH3 COOH, NH4OH, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं
उसके अंदर जो चालकत्व है वो किस कारणों से प्रभावित होता है। तो चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारण कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उनके चालकत्व जो है, ये जो चालकता है वो किस कारणों से प्रभावित होती है, कि किस तरह के कारक होंगे तब उनके अंदर चालकता ज्यादा होगी या कम होगी। तो पहला कारक है अंतरायनी आकर्षण। अंतरायनी आकर्षण कि दो आयन है, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन दोनों आयनों के मध्य यदि प्रबल आकर्षण, ठीक है, धनायन ऋणायन के मध्य यदि प्रबल आकर्षण है तो इसका वियोजन आसानी से नहीं होगा। जब तक वियोजन नहीं होगा तब तक आयनकारी नहीं होंगे, तो फिर चालकता कम ही रहेगी, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से आयन हो जाएगा, चालकता ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि ये जो बंध है, आयनों के मध्य जो बंध बना हुआ है वो बंध कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए, तब चालकता अधिक आएगी। तो यानी कि बंध प्रबल है तो चालकता कम होगी, लेकिन बंध दुर्बल है तो चालकता अधिक रहेगी। पहला कारक। दूसरा कारक है विलायक विलय अंतःक्रिया। यदि विलायक और विलय, यानी कि हमने जैसे ही कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ जल के अंदर यानी कि दूसरे विलायक के अंदर मिलाया, तो उसको मिलाने के बाद में विलायक और विलय दोनों के मध्य अंतःक्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। यदि वो आयनों को अपनी तरफ खींचेंगे, बंध को तोड़ के आयनों को अपनी ओर खींच लेगा तो बंध जल्दी टूटेंगे, आयन जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो ये अंतःक्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। तो कैसा होगा, फिर वो चालकत्व उसका अधिक आएगा। अगला कारक है विलायक की श्यानता। विलायक की श्यानता, श्यानता गाढ़ा पतले की बात हो रही है कि विलायक की श्यानता ज्यादा कब होगी, जब विलायक विलायक के मध्य बंध यदि प्रबल है तो श्यानता अधिक होगी, ठीक है। और श्यानता यदि अधिक है तो फिर चालकता क्या होगी, कम रहेगी। भाई विलायक के मध्य बंध प्रबल है, तो जैसे विलय मिलाएंगे तो उसके साथ इंटरेक्शन फोर्स निकल जाएंगे, तो उसकी चालकता अपने आप ही कम होगी। तो नहीं कि विलायक के मध्य बंध कैसा हो जाए, दुर्बल हो जाए। दुर्बल हो जाए तो श्यानता क्या रहेगी, उसकी कम रहेगी, तो चालकता क्या हो जाएगी, विलायक की श्यानता। फिर अगला कारक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता यदि हम ज्यादा करें, बहुत ज्यादा कर दी जाए, संतृप्त विलयन बढ़ा दिया जाए, सांद्रता बहुत ज्यादा कर दी। अब सांद्रता बहुत ज्यादा कर दी तो जो उसके अंदर विलय मिलाया है उसका पूर्ण रूप से आयरन नहीं हो पाता, और आयरन नहीं होगा तो उसके अंदर चालकता कम रहेगी। यानी कि सांद्रता हमें एक नॉर्मल रखनी होगी, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सांद्रता बढ़ा दी तो चालकता बढ़ेगी, नहीं, नॉर्मल सांद्रता के ऊपर ही चालकता अधिक रहेगी, क्योंकि उसी समय उसका पूर्ण रूप से आयरन हो पाता है। यदि सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो पूर्ण रूप से आयरन नहीं होगा, चालकता कम हो जाएगी, तो होगी विलयन की सांद्रता। और अगला हो गया ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरह प्रोवाइड करेगा कि ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि जो विलय पदार्थ मिला है उसके अंदर आयरन ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा तो चालकता अपने आप ही बढ़ेगी, तो ताप बढ़ाने पर चालकता के मान में वृद्धि होगी। तो अंतर आयनी आकर्षण दुर्बल होगा, चालकता ज्यादा होगी। विलायक विलय अंतःक्रिया प्रबल होगी तो चालकता ज्यादा होगी। विलायक की सांद्रता यदि कम होगी तो चालकता ज्यादा होगी। विलयन की सांद्रता सामान्य रहेगी तो चालकता ज्यादा होगी, अधिक हो गई तो पूर्ण रूप से आयन नहीं होने के कारण चालकता घट जाएगी। ताप यदि बढ़ाएंगे तो चालकता के अंदर वृद्धि होगी, क्योंकि आयनों का वियोजन तेज हो जाएगा, ताप ज्यादा गति करने लगेगी। तो ये सब चालकता को प्रभावित करते हैं। यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। तो किस तरह का मिलाएंगे हम, ज्यादा चालकता के लिए प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे, और उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखेंगे, इंटरेक्शन फोर्स दुर्बल हो, विलायक विलय अंतःक्रिया फास्ट हो,
विलय की सांद्रता कम रहे, विलयन की सांद्रता सामान्य रखे और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखे, तो उस समय वो अधिक चालकता प्रदान करेगा। अब पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनी सेल को, पढ़ा है एग्जाम्पल के रूप में ले वैद्युत अपघटनी सेल। जैसे तो वैद्युत अपघटनी सेल कौन से होते हैं, जो वैद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बदल देंगे, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत अपघटनी। काम कौन करते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ उसके अंदर भरे जाते हैं। जैसे हमने एक पात्र लिया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड जो कि पॉजिटिव सिरा होगा, एक कैथोड जो कि नेगेटिव सिरा होगा। दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के द्वारा जोड़ दिया, ये कोई बैटरी है या बाह्य विभव इसके द्वारा जोड़ दिया, और इसके अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ को भर दिया। जैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर विभव प्रवाहित करेंगे, जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की बैटरी के अंदर, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के साथ में अभिक्रिया कहाँ होगी, एनोड के ऊपर होगी। अब एनोड के ऊपर क्या अभिक्रिया होगी, NaCl का सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन है तो किसमें टूट जाएगा, Na+Cl-। अब Cl- नेगेटिव सिरा कहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव सिरे पे, पॉजिटिव कहाँ आयन कहाँ पहुंचेंगे, नेगेटिव सिरे के ऊपर। तो Cl- नेगेटिव आयन कहाँ पहुंचेंगे, एनोड पर, और Na+ कहाँ पहुंचेंगे, कैथोड के ऊपर। तो विक्रिया एनोड पे होगी, तो एनोड के ऊपर कौन आयन है, क्लोराइड आयन है। तो Cl- आयन, जैसे हम 2 लिख दें, 2 Cl- आयन क्या ये लिखे तो नहीं, Cl- आयन का होंगे इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे। Cl 0 अवस्था में गया, एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिया। अब Cl अकेला परमाणु नहीं होता, इसके रूप में रहता है अणु के रूप में, इसलिए हम कितना लिखते हैं, यहाँ 2 लिख दे। तो Cl2 गैस के रूप में निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निष्कासित हो गए, क्या विक्रिया होगी एनोड के ऊपर। अब एनोड से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए कहाँ पहुंचेंगे, कैथोड के ऊपर। तो अभिक्रिया कहाँ होगी, कैथोड पर। अब कैथोड के ऊपर अभिक्रिया होगी तो कैथोड सिरा नेगेटिव सिरा है, जहां कौन सा आयन पहुंचेंगे, पॉजिटिव आयन। जैसे Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे सोडियम धातु का निर्माण होगा, तो इस तरह से सोडियम धातु कैथोड के ऊपर निक्षेपित होने लग जाती है। तो ये हो गया, तो ये हो गया एक वैद्युत अपघट्य सेल, इसके अंदर किस प्रकार का अभिक्रिया होगी। काम क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे सोडियम धातु निक्षेपित हो गई, जब इसके अंदर बाह्य विभव लगाया गया। तो काम करेंगे अंदर किसको भरा जाता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थों को भरा जाता है। और बाकी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।